हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय तिवारी आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार तिवारी सर साइंस में स्वागत करता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे बार बार कि सर जो टॉपिक चल रहा था उसको कंप्लीट करा दीजिए, तो वैसे भी मैं उसको कंप्लीट कराता। तो आज चलते हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि अणु और परमाणु बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेलवे की पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। वैसे और भी एग्जाम में आता है, तो उसके मैंने 3 वीडियो दिए हैं, चौथा वीडियो आने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट उस टॉपिक का चैप्टर है, ऐसा कह सकते हो आप, जिसका नाम है अणु और परमाणु। तो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें? पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो जितने भी रूल्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को फाइंड करने के, निकालने के, कैसे निकाला जाता है ना। तो इस वीडियो को आप अगर पूरा देखोगे तो आपसे यहाँ से आने वाले सभी क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। ये जो छोटा सा टॉपिक रहेगा, तो नाम क्या है इस चैप्टर का? नाम है अणु और परमाणु, और इसका हमारा 4th वीडियो है, उस टॉपिक चैप्टर का टॉपिक है। तो ठीक है, एक एक करके हम समझते हैं इसमें। सबसे पहले आपको एनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कैटायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो बात की बात है। पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, इसके रूल्स क्या होते हैं और कैसे ये काम करता है, कैसे हम फाइंड करेंगे, वो चीज समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि मान लेते हैं कोई भी एक मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि एक परमाणु है, परमाणु में ये नाभिक है उसका, इसके चारों ओर क्या है, कक्षाएं हैं। एक कक्षा हो गई, 2, यहाँ पर पहली कक्षा को हम बोलते हैं फर्स्ट कक्षा या के, दूसरी होती है एल, ऐसे के, एल, एम और एन, इस टाइप से बढ़ते जाएंगे। अब आपको क्या याद रखना है कि आपको मैंने बताया था कि जो कक्षाएं होती हैं, ये तो हमें किस कक्षा में मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं वो आपको बता दिया, तो 2n है ना, कि किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं। अगर हमें पता करना है कि के से, पहली कक्षा के होती है, एक के से स्टार्ट क्यों की गई, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि पहली कक्षा के हो सकती है। उन्होंने सोचा हो सकता है इसके पहले कोई कक्षा फाइंड हो जाए तो उसको नाम के से पहले दे देंगे, है ना। तो इस वजह से के से स्टार्ट की। तो पहली कक्षा क्या है, के, दूसरी एल, तीसरी एम और चौथी एन, इस टाइप से कंटिन्यू है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, तो वो मैं बताई थी आपको 2n², जहां n है कक्षा की संख्या, n क्या है, कक्षा की संख्या। तो हम बोलेंगे पहली कक्षा में या के कक्षा में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो के का मतलब है आप पहली कक्षा का मतलब n बराबर 1 रख दोगे, तो आप n बराबर 1 रखोगे तो आंसर आ जाएगा 2, है ना। अगर मैंने बोला बताओ दूसरी कक्षा में या एल कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, तो आप बोलोगे एल मतलब 2, n बराबर 2 रख दोगे। एल के लिए n का मान 2 है, m के लिए n का मान 3 है और n के लिए n का मान 4 है, ये सब है। तो आप जो दूसरी कक्षा का है तो n के बराबर 2 रख दोगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। तो कहने का मतलब है पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, दूसरी में 8, तीसरी में तो आप यहाँ पे रख दोगे 3, 3 तो 9 दूनी 18, तो 2, 8, 18, इस टाइप से आप फाइंड कर लोगे सारे। अब आपको बताना क्या है कि इसमें कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है, तो उसके लिए मैं बताता हूँ कि अभी सबसे पहले आपको एक कुछ सीक्वेंस याद रखना है। जैसे क्या है, पहला है s, ऑर्बिटल होते हैं s, sp, sps, ssp, sps, इसके बाद dps, dps, fdp, fdp। तो जितने भी कक्षक होते हैं इनके रूल्स होते हैं 3, बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स रहेंगे। एक अफबाव का नियम है ना, पाउली के अपवर्जन का नियम और हुंड का नियम, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। इनकी डेफिनेशन ही एग्जाम में डायरेक्ट आ जाती है। तो सबसे पहले क्या याद रखना है, ये आपको एक लाइन में याद रखना है सारी चीजें। बिल्कुल कैसे याद होंगी, देखो SSP, SPS, DPS, DPS, FDPS और FDPS, यहाँ पर ये पूरा लिखना है, FDPS, FDPS। तो बिल्कुल यहाँ DPS, यहाँ पे DPS, यहाँ पे भी है, दो SSP, SPS, DPS, DPS, FDPS और FDPS, ये सारे आपको एक सीक्वेंस में याद रखना है। तो कैसे याद रखना है, देखो यहाँ पे ये तो समझ में आ गया होगा। अब 2 चीजें इसके साथ में और याद रखना है, क्या कि जो K है, K में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो S कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो यहाँ याद रखना है कि ऐसे याद रखो S, P, D और F। तो पहला जो K है इसमें केवल S होता है, दूसरे कक्षक में S और P दोनों आ जाते हैं, तीसरे कक्षक में S, P और D आ जाते हैं, चौथे में S, P, D, F आ जाते हैं। तो इसमें क्या याद रखना है कि अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है इस कक्षक में, तो वो होती है 2। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि S स्टार्ट होता है 1 से, जबकि P स्टार्ट होता है 2 से, D होता है 3 से और F होता है 4 से। तो जहाँ पे भी इसमें अब जब सीक्वेंस से लिखोगे तो S को 1 से स्टार्ट करना है। क्यों? क्योंकि S पहले कक्षक में ही आ जाता है, जबकि P नहीं आता पहले में, P आता है दूसरे कक्षक से, है ना, और D आता है तीसरे कक्षक से और F आता है चौथे कक्षक से। इसलिए हमेशा S को हम 1 से स्टार्ट करेंगे,
P को 2 से स्टार्ट करेंगे, D को 3 से स्टार्ट करेंगे और F को 4 से स्टार्ट करेंगे। अब अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या किस कक्षक में कितनी होती है? तो मैंने बोला था कि S को आपको याद रखना है, S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही आते हैं। P में आते हैं अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, D में आते हैं अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन और F में आते हैं अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन। तो बस ये 2 चीजें याद रखनी है, आपके सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद हो जाएंगे और सारे के सारे आप सही बनाओगे। बस मैं रूल्स बनाऊंगा, वो तीनों रूल्स भी आपको याद रखना है। क्या कि S में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, P में 6, D में 10 और F में 14। और S को हम 1 से स्टार्ट करते हैं, 1S 2S ऐसा आएगा। जबकि P की जब काउंटिंग करेंगे तो 2 से, कभी 1 भी नहीं होता, 2 से स्टार्ट होगा। D के लिए 3 से स्टार्ट करेंगे, F के लिए 4 से स्टार्ट करेंगे। इसको आप कंटिन्यू ये समझ लीजिए कि बिल्कुल एक लाइन में लिखा हुआ है, ठीक है। तो 1 से स्टार्ट करेंगे तो हम बोलेंगे 1S, 2S, यहाँ पर 3S, 4S, इस टाइप से आपको कर लोगे। जबकि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पूरा अच्छे से, ठीक है। तो कैसे लिखोगे एक बार देख लो। यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पर SP, जो लिखा था SSP वो लिख लिया, तो यहाँ लेकिन 1S2, फिर 1 हो गया। 1 से करेंगे तो जितने भी S मिलेंगे काउंटिंग बढ़ाते जाएंगे, 1S2 2S2, ठीक है। अब P पहला मिला है तो P में हम 2 से ही स्टार्ट करेंगे, 2P6। अधिकतम इलेक्ट्रॉन P में 6 आते हैं, अभी मैंने बताया, जबकि स्टार्ट करते हैं 2 से, तो 2P6। तो SSP वाला ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें SSP SPS, नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम, SP और S। इसमें देखो यहाँ पे 1S हो गया, 2S हो गया, तो यहाँ 3S होगा और यहाँ पे होगा 4S। और S में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, जबकि P में कितने होते हैं, 6, तो P में 6 दे दो। इस टाइप से हमें पूरा लिखना है। तो SSP हो गया, SSP SPS। अब P देखो 2 हो गया P, तो यहाँ पे कौन सा P आएगा, यहाँ 3P आएगा। तो ये पूरा आप क्रम से लिख देना बस। जब आपको जब भी क्या मिले, S मिले तो 2 इलेक्ट्रॉन लगाना है, P में 6, D में 10 और F में 14। स्टार्ट कहाँ से करोगे आप, S को करते हो 1 से स्टार्ट, जबकि P को करते हो 2 से, ठीक है। D को करोगे 3 से और F को करोगे 4 से। इसके आगे का अगर मैं बोलूं कैसे लिखोगे तो बताओ, तो आप बोलोगे SSP SPS हो गया। अब हम लिखेंगे DPS, तो इसके बाद क्या लिखेंगे हम, DPS। अब देखो यहाँ पे DPS में क्या करेंगे, अब देखो D यहाँ पे S 4 तक हो गया था। अब जब भी S कोई भी आएगा तो 5वां आएगा, 5वां S, और S में 2 इलेक्ट्रॉन देना है। जबकि P 3 तक हुआ था तो कौन सा आएगा, चौथा P आएगा। P में हमें 6 इलेक्ट्रॉन देना है। D क्या कोई हुआ है, कोई भी D नहीं आया अभी तक, तो D को स्टार्ट कहां से करते हैं, 3 से ही स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रॉन आएगा, सबसे पहले तीसरी कक्षक में ही आता है। तो ये बताते क्या है कि कौन से कक्षक से कौन सा ऑर्बिटल स्टार्ट हो रहा है। मतलब आपको याद रखना है कि जो S है वो पहली कक्षक से ही स्टार्ट हो जाता है, इसलिए 1 से स्टार्ट करेंगे। जबकि P जो होता है वो दूसरी कक्षक से स्टार्ट होता है, D होता है तीसरे से और F होता है चौथे से। अधिकतम इलेक्ट्रॉन भी याद रखना है साथ में कि D में हमें कितने रखना है, तो D में हमेशा हम 10 रखेंगे ऊपर, कहीं भी आए, ठीक है। तो SSP SPS DPS, DPS के बाद फिर DPS आता है, फिर FDPS FDPS। तो ये आपको एक क्रम याद रख लेना है। इतना बड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पूछते हैं, लेकिन फिर भी हमें पूरा का पूरा काउंटिंग याद होनी चाहिए। अब इसके 3 नियम याद रखना है। कौन से, अफबाउ का नियम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे है, कौन कौन से नियम रहते हैं। तो देखो यहाँ पे 3 नियम है। सबसे पहला जो नियम है उसको बोलते हैं अफबाउ का नियम। कौन सा, अफबाउ का नियम। तो ये बहुत अच्छा, ये 3 नियम है, इनको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला नियम आपको याद रखना है अफबाउ का नियम, दूसरा है पाउली के अपवर्जन का नियम और तीसरा है हुंड का नियम। इन तीनों नियम से ही ये जो बनते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। तो पहला हो गया अफबाउ का नियम, दूसरे है पाउली के अपवर्जन का नियम। कौन सा, पाउली के अपवर्जन का नियम। और थर्ड है हुंड का नियम, ठीक है। ये 3 नियम है, इन तीनों को ही आपको इनकी परिभाषा याद करके लिखनी है तुरंत। क्या क्या है देखो, मैं एक एक करके बताता हूं, इनको कैसे याद करोगे वो भी बता देता हूं। यहां लिखा है अफबाउ, आ से स्टार्ट हो रहा है, तो अफबाउ में आपको ऊर्जा लिखना है, बस ऊर्जा। अब पूरी परिभाषा मैं आपको बता दूंगा कैसे, ठीक है। अफबाउ का नियम क्या कहता है इसको समझो। यहाँ पे इस नियम के अनुसार कक्षकों को ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरा जाता है। अफबाउ का नियम क्या कहता है कि कक्षकों को ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरा जाता है। कहने का मतलब देखो यहाँ पर ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरा जाता है। मतलब अगर मैं बोलूँ बताइए 3S और 2P में से किसकी ऊर्जा ज्यादा है, तो आप बोलोगे 3S की ऊर्जा इससे ज्यादा है। बाद वाला है तो ऊर्जा ज्यादा है।
ये कौन सा नियम बोलता है? आपबाऊ का नियम। इस नियम के अनुसार ऊर्जा को कक्षकों को ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरा जाता है, ये याद रखना, ये आपबाऊ के नियम। तो आपको ये पता चल जाएगा कि किसकी ऊर्जा किससे ज्यादा है। यहां से देखो, यहां पे आपको पता चला होगा, यहां पे देखो ये है 3D। वैसे तो आप काउंटिंग में कभी मत ध्यान रखना, यहाँ 1 लिखा है, 1 के बाद 2 आ गया 2 बार, फिर 3 आ गया 2 बार, देखो 3 के बाद 4 आया, फिर 3 आ गया। यहाँ पे कंफ्यूजन होती है ज्यादातर लोगों को कि भाई 4S पहले आएगा या 3D पहले आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ 3 वाले पहले कंप्लीट होने चाहिए थे, तभी तो 4 वाला स्टार्ट होना चाहिए था। ये कैसे हो गया कि 3 के बाद 4 आ गया, फिर 3 हो गया? तो इसका मतलब यही है कि कक्षकों को ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरा जाता है, ये बोला है आपबाऊ का नियम कहता है। इसका मतलब है कि जो 3D है, लिखने में जरूर 3 आ रहा है, लेकिन इसकी ऊर्जा इससे ज्यादा होती है, इसलिए उसको बाद में आएगा 3D। 4S पहले आ जाता है, कम ऊर्जा वाला होता है, ठीक है। तो ये आपबाऊ नियम के अनुसार होता है। तो इससे आपको 2 चीजें पता चल जाएंगी कि कभी आपसे अगर बोल दिया जाए कि बताइए 3S, 3P, 4D या 3D, इनमें से किसकी ऊर्जा ज्यादा है, किसकी ऊर्जा कम है, तब भी आप इससे आंसर दे दोगे। तो SSP, SPS, DPS, DPS, FDPS, FDPS, आपको ये पूरा का पूरा सीक्वेंस याद हो जाएगा। बशर्ते S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6, D में 10 और F में 14 इलेक्ट्रॉन। S को स्टार्ट करोगे 1 से, P को 2 से और D को 3 से, F को 4 से, एक कंटिन्यू कर दोगे, पूरी लाइन आपको याद हो जाएगी। तो ये आ गया, ये लिख लिया पूरा, है ना। इस नियम के अनुसार कक्षकों को ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरा जाता है। दूसरा आता है पाउली के अपवर्जन का नियम। पाउली का अपवर्जन का नियम क्या कहता है कि किसी भी कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, है ना, जिनका चक्रण एक दूसरे के विपरीत होता है। कहने का मतलब देखो, यहाँ पर S में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन सेल एक होती है, बस एक सेल होती है। P में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन सेल इसकी कितनी होती है? 3 सेलें होती हैं, है ना। मतलब एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। S में एक कक्षक होता है इस टाइप से, इस टाइप से 2 इलेक्ट्रॉन होंगे जिनका चक्रण एक दूसरे से विपरीत होता है। एक का चक्रण ऊपर रहेगा, एक का नीचे। ऐसे P में 6 होती है, तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, फिर चौथा, पांचवा, छठवां, इस टाइप से। ऐसे D में कितना होगा? 10 इलेक्ट्रॉन के लिए 5 बनानी पड़ेंगी सेलें, तो याद रखना 5 बनेंगे, 1 2 3 4 5। ऐसे D में 14 होते हैं तो 7 सेलें बनेंगी इस टाइप से, है ना। तो आप समझिएगा होंगे, 1 में 2 होती है तो 14 के लिए 7 बनेंगे। आपको याद क्या रखना है? पाउली के अपवर्जन का नियम क्या कहता है कि किसी कक्षक में या किसी सेल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और दोनों का चक्रण एक दूसरे से विपरीत होता है ना। एक ऊपर को देखेगा तो एक नीचे को देखेगा। पाउली के अपवर्जन का नियम, तो कैसे याद कर लोगे कि चक्रण विपरीत होता है, एक दूसरे के विपरीत होता है? तो अपवर्जन से याद कर लो। जैसे मुझे जो याद होता है, मैं कभी इनको रटने की जरूरत नहीं पड़ी, बहुत पहले पढ़ा था, वो अभी भी याद है। कैसे? अपवर्जन का मतलब है अपोजिट, अपवर्जन से अपोजिट, और आपबाऊ से ऊर्जा याद कर लोगे। आपबाऊ, लास्ट में ऊ आ रहा है तो ऊ से ऊर्जा। आपबाऊ का नियम ऊर्जा के बारे में बताता है कि कक्षकों को बढ़ते हुए ऊर्जा के क्रम में भरा जाता है, ठीक है। ऐसे इसमें करो कि पाउली के अपवर्जन का नियम, अपवर्जन का मतलब है एक दूसरे के अपोजिट होते हैं इनका, है ना। तो पाउली के अपवर्जन का नियम में क्या बोलेंगे? इस नियम के अनुसार किसी कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं जिनका चक्रण एक दूसरे के विपरीत होता है, ठीक है, जिनका चक्रण एक दूसरे के विपरीत होता है। हुंड का नियम क्या कहता है? हुंड का नियम कहता है कि पहले कक्षक जो होते हैं, जैसे अभी मैंने आपको फिल करके दिखाया, एक चीज मैं दिखा देता हूं आपको। जैसे मुझे D में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मालूम है D में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो 10 इलेक्ट्रॉन अगर फिल करना है तो कैसे फिल करेंगे? तो आप बोलोगे 10 के लिए हमें 5 सेल बनानी पड़ेंगी, 1 2 3 4 5। तो 10 इलेक्ट्रॉन के लिए हमें पहले जो है इलेक्ट्रॉन अकेले भरे जाते हैं। तो इस नियम के अनुसार, हुंड के नियम के अनुसार, पहले कक्षक में पहले इलेक्ट्रॉन अकेले भरे जाते हैं, इसके बाद उनके जोड़े बनाए जाते हैं। पहले कक्षक अकेले भरे जाते हैं, इसके बाद उनके जोड़े बनाए जाते हैं। मतलब अगर हमें 10 इलेक्ट्रॉन भरना है तो 5 सेलें हैं, तो पहले हम अकेले भरेंगे, ऊपर ऊपर देखेंगे ये सारे, ठीक है। ऐसा नहीं करेंगे, पहले हम दोनों भर देंगे। तो पहले कक्षक अकेले भरे जाते हैं, इनके बाद इनके जोड़े बनाए जाते हैं, ये बताता है हुंड का नियम। तो पहले हम अकेले भर दिए 5, फिर इनके बाद हम इनके जोड़े बनाएंगे। तो 5 हमने क्या बना दिए? बाद में जोड़े बना दिए। तो ये तीनों नियम से, परिभाषाओं से ही क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये याद रखना। इसका एक जो है ये आपको याद रखना है। अब इलेक्ट्रॉनिक, जो मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये कैसे बनता है, किस पे डिपेंड करता है? तो ये आपको याद रखना है, ये एटॉमिक नंबर होता है उस पर डिपेंड करता है, उससे ही बनता है। जैसे आपको एक चीज और समझना, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि जैसे आपको मालूम होगा कि कैल्शियम है, कैल्शियम 20 होता है, तो ऐसे मैंने लिख दिया यहाँ पर। या फिर आपको मालूम होगा सोडियम क्या होता है? 11, Na 23,
ठीक है, ये सोडियम है, एटॉमिक नंबर कितना है, परमाणु क्रमांक कितना है, 11 है, जबकि परमाणु भार कितना है, 23 है। तो आपको याद रखना है जो जितना भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं वो इस पे डिपेंड करता है, इससे बनता है एटॉमिक नंबर से। एटॉमिक नंबर में भी इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, प्रोटॉन पे भी नहीं। वैसे तो ये न्यूट्रल एलिमेंट है सोडियम, ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, तो इसमें प्रोटॉन की संख्या भी 11 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 है। लेकिन अगर किसी में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या अलग हो जाती है, जब भी कैटन और एनायन में ऐसा होता है, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन पे के हिसाब से बनते हैं। कैसे बनते हैं वो मैं अभी आपको बता रहा हूं 1 मिनट में, इसको समझो ऐसे। तो अब देखो इसको कैसे करना है। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे सोडियम लिखा है, ठीक है, मैंने ओनली न्यूट्रल एलिमेंट लिख दिए Na। अब आपको मालूम है जो 11 जो होता है वो इसका एटॉमिक नंबर होता है, जबकि 23 होता है वो एटॉमिक मास होता है, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार। ठीक है, ये हो गया। अगर मैं ऐसा कर दिया मैंने, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं Na पॉजिटिव, क्या लिख दिया मैंने, Na पॉजिटिव, या फिर मैंने लिख दिया F नेगेटिव, फ्लोरीन नेगेटिव। ठीक है, तो HeLiBbCnOF, आपको मालूम होगा कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है वो 9 होता है, जबकि इसका होता है 11। अब इसमें मैं बोलूं कि कितने इलेक्ट्रॉन है कितने प्रोटॉन है, तो आप बोलोगे इसमें इलेक्ट्रॉन भी 11 है, प्रोटॉन भी 11 है, दोनों 11-11 रहेंगे, सेम है वो तो। ठीक है, लेकिन ये प्लस बताता है कैटायन, तो ये बताएगा आपको कि कैटायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है। धनायन का, कैटायन का मतलब है धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है, जबकि ये बताएगा आपको कि ऋणायन का या एनायन का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है। एनायन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनायन और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी एलिमेंट हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीज याद रखना है कि कैटायन का कैसे होता है, एनायन का कैसे होता है, और न्यूट्रल जो एलिमेंट होते हैं, जो तत्व होते हैं, उनका कैसे होता है। ठीक है, इसको समझो कि मैंने अभी बोला आपको कि क्या करना है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या पे डिपेंड करते हैं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 11, तो हमें 11 तक जाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 11 थे, लेकिन एक प्लस बताता है, प्लस का मतलब है उल्टा करना है, प्लस जितने होंगे उतने माइनस कर देंगे। तो 11 में एक प्लस है तो एक माइनस हो जाएगा, यहां बचेंगे 10 एलिमेंट। ठीक है, अगर यहां पर 9 है, एक माइनस है, माइनस में प्लस करना है, माइनस का मतलब है इलेक्ट्रॉन आ गया है, कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव आवेश होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो 9 तो पहले से थे, अगर एक और आ गया तो कितने हो जाएंगे, 10। तो हम बोलेंगे यहां पर हो जाएंगे 10, इसमें भी 10 हो जाएंगे। 9 थे, एक माइनस है इसलिए प्लस करके हमने 10 कर दिया, इसमें प्लस था इसलिए हमने माइनस किया। अब आप बताओ मुझे, ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया Al3 प्लस NaMgAl, आपको मालूम है कि एल्यूमिनियम का होता है इलेक्ट्रॉनिक नंबर 13, कितना होता है, 13। अब 13 होता है तो बताइए 3 प्लस है इसमें, तो 13 में हम 3 क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो हम क्या करेंगे इसमें, अभी इसमें 13 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 13 इलेक्ट्रॉन कर देते अगर 3 प्लस नहीं होते, लेकिन 3 प्लस बता रहा है कि 3 इलेक्ट्रॉन चलेगा इसमें, 13 थे और 3 चलेगा, तो कितने बचेंगे, 13 माइनस 3 बराबर 10। तो इसमें भी कितनी है, 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका भी 10 का ही करेंगे हम। कहाँ तक जाना है, हमें केवल 10 तक जाना है बस, 13 तक नहीं जाएंगे। तो कैटायन एनायन में आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है, फिर करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नाम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको फाइंड करनी ही पड़ेगी। ठीक है, अब बड़ा सिंपल है, अगर ये आपने याद कर लिया SSP SPS DPS DPS FDPS FDPS, ठीक है, तो हो जाएगा। इसको लिख दो सीधा कि 11 तक करना है, तो आप बोलोगे SSP SP, बस स्टार्टिंग का याद कर लो, जहां तक जाए नहीं तो और उसको खींच दो थोड़ा सा, है ना। जैसे कि हमें 11 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो 11 में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, पी में 6 बढ़ते हैं तो 6 4 10 हो गए, एक एस में चला जाएगा, इसकी हमें जरूरत नहीं है। यहाँ बस पहला एस को स्टार्ट करते हैं 1 से, तो 1s2 कॉमा फिर 1 हो गया एस, तो दूसरा एस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा तीसरा एस। ठीक है, और पी होता है 2 से स्टार्ट, तो 1s2 2s2 2p6 3s1, ये हो गया 1s2 2s2 2p6 3s1। इलेक्ट्रॉन कितनी होनी चाहिए थे, 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए थे, 11 के 11 हो चुके। ठीक है, ऐसे अगर मुझे बताओ मुझे सोडियम का करना है तो 10 तक कर देंगे, मतलब हम बोलेंगे यहाँ तक, केवल इतना कर देंगे, 1s2 2s2 2p6 तो 10 हो जाएंगे, 11 11 थे तो एक ज़्यादा हो गया, ऐसे इसमें हो जाएगा। सेम इसमें एल्यूमिनियम में भी कितना करना है एल्यूमिनियम, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में केवल 10 तक ले जाएंगे, क्योंकि वो Al ट्रिपल पॉजिटिव है, 3 प्लस चार्ज है, 3 इलेक्ट्रॉन इससे चले गए तो 10 ही बचे, है ना। इसमें 9 थे, एक इसमें एक्स्ट्रा आ गया तब भी 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 11 थे, एक चला गया तब भी 10 इलेक्ट्रॉन है। तो कैटायन और एनायन, कैटायन का मतलब होता है धनायन और एनायन का मतलब होता है ऋणायन।
तो धनायन और ऋणायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है, कोई भी क्वेश्चन आया फटाफट से कर लेना। बस आपको दो चीजें याद रखनी है कि एस को स्टार्ट करते हैं 1 से, 1s, कभी 1s मिलेगा आपको, लेकिन कभी 1p नहीं मिलेगा, ना 1d मिलेगा, ना 1f मिलेगा। s होता है 1 से स्टार्ट, p होता है 2 से, है ना, d 3 से और f 4 से होता है, क्योंकि इस कक्षक में s पहली कक्षक में ही मिल जाता है, जबकि जो कोई भी और P, D, F ये पहली में नहीं मिलते। P मिलता है दूसरे से स्टार्ट होता है, D होता है तीसरे से स्टार्ट और F होता है चौथे से स्टार्ट। ये चीज़ याद रखना आपको, ठीक है। और कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी याद रख लेना, तो आपका ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। अगर एक चीज़ और देखना है, जो हाइड्रोजन होता है, जैसे 1H1 जो हाइड्रोजन होता है, उसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों सेम होते हैं। परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, है ना, या परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। इसलिए एक रिलेशन अगर पूछा जाए, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास या परमाणु क्रमांक और परमाणु भार में क्या संबंध होता है, तो ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि जो पहले इंग्लिश में बता देता हूं मैं, जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है वो छोटा होता है एटॉमिक मास से, एटॉमिक मास से, या क्या बोल सकते हैं हम कि परमाणु क्रमांक परमाणु भार से छोटा होता है। ये ज़्यादातर तो लोग कहते हैं, क्यों, क्योंकि उन्हें मालूम है कि 11-23 लिखा हुआ है, यहाँ पे 23 बड़ा है, लेकिन हाँ सारे एलिमेंट में होता है, एक को छोड़ते, वो कौन से छोड़ के, हाइड्रोजन को छोड़ के। हाइड्रोजन ही ऐसा एलिमेंट है जो उसको बराबर कर देता है, इसलिए हमें इक्वल साइन भी लगाना पड़ता है कि एटॉमिक नंबर या तो छोटा होगा एटॉमिक मास से या बराबर होगा। ये दोनों चीज़ें ही आपको ध्यान रखना है। एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास में ये रिलेशन होता है, इसको ध्यान रखना है, बहुत अच्छा है क्वेश्चन, ठीक है। और इसको ध्यान रखना कि आपको ये नहीं सोचना है कि 1 है फिर 2 आएंगे फिर 3 आएंगे सारे फिर 4 स्टार्ट होगा, नहीं। यहाँ पर क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहता है और यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इनमें से किसकी ऊर्जा ज़्यादा है। यहाँ पर 3D की ऊर्जा 4s से भी ज़्यादा होती है ना। वैसे सेल के हिसाब से तो जो D है वो पहले आ जाता है, लेकिन ऊर्जा के हिसाब से मतलब बाद में आता है, क्योंकि इसकी ऊर्जा ज़्यादा होती है। और आपको मालूम है कि आहवाव का नियम कहता है कि कक्षकों को ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरा जाता है। तो ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। ये चीज़ें बतानी थी मैं आपको। तो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और बताना आप लोग क्या ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो गया था। ये मशीन चलने लगी, मैं इसी वजह से थोड़ा सा आज फास्ट लेके चल रहा था कि अभी आवाज़ आने लगेगी, काम चल रहा है नीचे, है ना, तो जो पत्थर वगैरह कट रहे हैं तो उससे आवाज़ रिकॉर्ड ना हो जाए, है ना, तो इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा था। तो अच्छा हुआ, कम से कम ये फिनिश भी हो गया। तो चलिए चलते हैं। अब मैं इसमें देखूंगा कि आपका अगर कुछ एक आध टॉपिक छोटा सा बचा हुआ है इस चैप्टर में से, तो उसको भी कंप्लीट करा देंगे। एक लास्ट वीडियो और आएगा जिसमें इससे संबंधित जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो बताऊंगा। इसके बाद ये आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू। अब मैं चलता हूँ, इसको बिल्कुल नोट करते जाना। आपका लास्ट वीडियो और आएगा जिसमें आपका ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।